चलिए बच्चों, पहले 12th की थोड़ी सी बात करेंगे। पॉइंट है डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बच्चों याद करो 12th क्लास में आप क्या पढ़ के आए हैं, एक वर्ड था डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है यार पुरानी पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और एक नई पार्टनरशिप अगर पार्टनर्स आपस में मिलके बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि ये है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है ना। अब वो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, भाई वो मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, और मैं आपको बोलता हूं कि ए बिजनेस छोड़ के चला गया, तो बच्चों अब पार्टनरशिप सिर्फ कितने पार्टनर्स के बीच में रह जाएगी, 2। तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगी 2 पार्टनर्स के बीच में, तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि बिजनेस ही बंद हो जाएगा और अब नया बिजनेस शुरू होगा या नहीं होगा वो तो एक क्वेश्चन है, देखो उसका तो हमने कोई जवाब इसमें ढूंढना नहीं है, बट ये कि पुराना बिजनेस बंद हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बोलो जी, डन हो गया। तो बच्चों ये 12th क्लास में थोड़ी बहुत थ्योरी हम पढ़ के आए हैं, ये पहले एक बार डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप तो ऐसे कैसे भी बंद हो सकते थे कि डेथ हो जाए एक पार्टनर की, ठीक है जी, पुराना बिजनेस में से पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, बिजनेस का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो उसको हटाना पड़ेगा, है ना, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप, ये सभी रीजंस हो सकते हैं एक पार्टनरशिप के खत्म होने के। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पार्टनरशिप फर्म, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म बच्चों कब एंड होती है, जब पूरा हम प्रोसेस फॉलो करते हैं और बिजनेस को हम दे देते हैं एक क्लोजर। ठीक है जी। तो बच्चों याद करिए, आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, जब आप एक पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर रहे हैं, जब आप एक पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर रहे हैं तो आप बिजनेस की सारी एसेट्स को क्या कर देंगे बच्चों, बेचेंगे, खत्म करेंगे, बेचेंगे। तो उनको बेचने के लिए हमने पढ़ा है 12th में कि बच्चों एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उस अकाउंट का नाम क्या होता है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं बोलूं यार एसेट को वैसे ही बेच दो बिजनेस के अंदर, तो वैसे ही तो नहीं बेच, देखो एसेट को हम वैसे ही तो नहीं बेच देंगे बिजनेस के अंदर। क्यों सर, वैसे ही क्यों नहीं बेच देंगे, वैसे ही एसेट को बेचते तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, बट ऐसा नहीं करना ना। हम लोगों को पहले उन सभी एसेट्स को जिन को क्या सभी एसेट्स क्लोज करनी है, उन सभी एसेट के अकाउंट को हमें क्लोज करने के लिए बच्चों क्या पड़ा था, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, रियलाइजेशन में। तो सभी एसेट्स के बैलेंसेस क्या थे बुक्स के अंदर बच्चों, डेबिट थे, तो सभी एसेट्स के बैलेंसेस अगर डेबिट थे तो उन एसेट्स के बैलेंसेस को मुझे कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मेरी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। इतना बताओ जी, ये क्लियर है? मेरी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स, यानी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से उसको ट्रांसफर करते हैं। फिर आपने 12th में पढ़ा बच्चों बहुत सारी एसेट्स ऐसी भी हैं जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोविजंस हुआ करते हैं। जैसे बच्चों कौन सा, जैसे डेटर है तो डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बिल्कुल सही है। जैसे बच्चों कोई भी एसेट है तो उसके अगेंस्ट हमने डेप्रिसिएशन बना रखा है जी, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट है तो उसके अगेंस्ट क्या बनता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मशीनरी है तो उसके अगेंस्ट बन सकता है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, रिजर्व या फंड, है ना। अब ये जितनी भी चीजें होती हैं ये आपको बैलेंस शीट में, अगर आपकी एसेट्स कहां पर है बच्चों, एसेट्स साइड में, तो उसके अगेंस्ट जो उनके प्रोविजंस हैं वो कहां होंगे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। तो वो लाइबिलिटी साइड वाले प्रोविजंस सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में कहां शिफ्ट करते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट फुल वैल्यू पे कहां शिफ्ट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इतना बताओ, क्लियर है बेटा? अच्छा जी, ये हो गई शिफ्ट। अब बेटे कुछ चीजें हमने और पढ़ी थी, याद करो आप लोग, कि बैलेंस शीट में एसेट्स साइड के अंदर एसेट्स के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी पड़ी थी, जैसे P&L का बैलेंस, जैसे कि आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो अब ये जो है ये कहां जाके क्लोज होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। बताओ जी, ये कहां जाके क्लोज होता है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं इनको हम, बोलो, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दे रखी होती हैं,
ऐसे फंड्स जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर कहां पे क्लोज होते हैं, क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे कि अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड पे, जितनी भी लाइबिलिटीज थी उन सभी लाइबिलिटीज के बैलेंसेस बैलेंस शीट में क्या होते हैं बताओ मुझे, डेबिट या क्रेडिट? लाइबिलिटीज बैलेंसेस, हाँ जी क्या होते हैं, क्रेडिट। अगर मैं उन लाइबिलिटीज को क्लोज करना चाह रहा हूं तो उन लाइबिलिटीज के बैलेंसेस को मुझे फिलहाल यहां पर क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और मुझे मेरे रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट। तो ऑल द लाइबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट बाय मेकिंग एंट्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। डन हो गया। और मैंने अभी जो बात करी थी आपको, जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो सारे के सारे रिजर्व्स भी कहां जाके क्लोज होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। बोलो जी डन। अब आप मुझे बताना बच्चों, एसेट्स आ गई हमारी, ये लो जी, ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट, मान लो एक आइडिया सा मैंने आपको दे दिया, ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स आ गई मेरी सारी की सारी यहां पे, स्टॉक, डेटर एटसेट्रा एटसेट्रा सब आ गया। और लाइबिलिटीज बच्चों और इनके अगेंस्ट जितने प्रोविजंस थे वो कहां आ गए, वो आ गए क्रेडिट साइड में, ठीक है जी। और साथ में क्रेडिट साइड में आ गई हमारे पास क्या चीज है बच्चों, लाइबिलिटीज। डन। अब हमने क्या सीखा था, एक एक करके मैं इन एसेट को खत्म करूंगा। हालांकि एसेट्स के बैलेंसेस तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, एसेट्स के सारे बैलेंसेस हमने कहां ट्रांसफर कर दिए बच्चों, रियलाइजेशन में। तो अब अगर एसेट को बेचा जाएगा तो एसेट को क्रेडिट नहीं किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि एसेट्स के बैलेंसेस तो ऑलरेडी जीरो कर दिया हमने। बताओ जी बताओ, एसेट्स के बैलेंसेस तो ऑलरेडी कितने कर दिए बच्चों, जीरो। तो अब अगर किसी एसेट को बेचा जाएगा तो आप एंट्री क्या बनाओगे, मान लो मैंने किसी एसेट को पैसे देके पैसे में बेच दिया, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो क्या ये फर्स्ट एंट्री हमारी क्लियर हो रही है, ओके। अगर किसी एसेट को कोई पार्टनर अपने घर लेके चला गया बच्चों तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अगर मैं कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को बाजार में बेच रहा हूं, अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है बेटा जी जो हमारे को गिवन बैलेंस शीट में नहीं थी, तो इसका मतलब अगर गिवन बैलेंस शीट में नहीं थी तो वो यहां रियलाइजेशन के यहां भी शिफ्ट नहीं हुई होगी, ऑफ कोर्स यहां शिफ्ट नहीं हुई होगी। अब मैं ऐसी कोई एसेट अगर बेच रहा हूं, ऐसी कोई एसेट अगर बेच रहा हूं तो उसकी एंट्री बच्चों क्या बनेगी, वही जो रिकॉर्डेड एसेट बेचते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है, बैंक टू रियलाइजेशन। तो ठीक ऐसे ही अगर अनरिकॉर्डेड एसेट बेचेंगे तो भी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। डन हो गए यहां पे। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि अगर किसी एसेट को अगर मैं किसी क्रेडिटर को दे देता हूं, सो इफ एनी क्रेडिटर टेक्स एनी एसेट ऑफ द फर्म इन फुल सेटलमेंट, तो आप पढ़ के आए बच्चों, एक एग्जांपल, 20,000 रुपए के क्रेडिटर हैं और मेरे पास 25,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ है और मैं कह रहा हूं यार ले जा, तू ही ले जा भाई, बट आपको क्वेश्चन में साथ में ये भी दे रखा है इन फुल सेटलमेंट ही इज टेकिंग दैट क्रेडिटर इज टेकिंग दैट फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। व्हाट एंट्री विल यू पास, नो एंट्री, क्योंकि लाइबिलिटीज की पेमेंट की एंट्री वहां पर क्या बननी चाहिए, लाइबिलिटीज की पेमेंट की एंट्री, क्रेडिटर की पेमेंट की एंट्री क्या बननी चाहिए, रियलाइजेशन टू बैंक, एसेट के बेचने की एंट्री क्या बननी चाहिए, बैंक टू रियलाइजेशन। तो भाई बैंक से बैंक कैंसिल, रियलाइजेशन ऑल ओवर, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। और म्यूचुअल सेटलमेंट में एंट्री हो रही है तो बेटा इसकी कोई एंट्री बुक्स के अंदर नहीं होगी। बोलो सही है। लेकिन अगर 20,000 रुपए के क्रेडिटर मेरा 25,000 रुपए का फर्नीचर, ध्यान से सुनो, 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स मेरा 25,000 रुपए वाला क्या फर्नीचर, 25,000 रुपए वाला फर्नीचर 15,000 रुपए के अग्रीड वैल्यूएशन पे लेके जा रही है, तो आप मुझे बता सकते हो एंट्री क्या बनेगी। 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स मेरा 25,000 वाला फर्नीचर 15,000 की अग्रीड वैल्यूएशन पे लेके जा रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज बताइए एंट्री क्या बनेगी। ठीक है ना, क्रेडिटर्स ने मेरे उस फर्नीचर की वैल्यू क्या लगाई है,
15,000 रुपए। तो अगर भैया 15,000 लगाई है तो मैं खुद कहता रहूं 25 का है, 25 का है भाई, 25 का है, 25। मेरे कहने से क्या होता है, क्रेडिटर ने कितने रुपए में बोला मैं लेके जा रहा हूं, 15 में, तो भाई उसके जो 20,000 रुपए की पेमेंट बनती थी उसमें से कितनी पेमेंट एडजस्ट करेगा, बस वो 15। बाकी कितनी पेमेंट बचती है बच्चों, 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए भाई वो लेके जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी वहां पर, रियलाइजेशन टू बैंक। इफ एनी क्रेडिटर एक्सेप्ट्स any asset for the partial payment balance paid in cash। इतना बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से सबको, ठीक है। इफ एनी पार्टनर टेक्स एनी एसेट, ध्यान से, टेक्स एनी एसेट एंड अग्री टू पे एनी लाइबिलिटी लाइक हिज वाइफ्स लोन इन फुल सेटलमेंट। एग्जाम्पल सुन लेना एक बार, मैं क्रिएट करता हूं। एक पार्टनर है मिस्टर ए, ठीक है, वो कहता है भाई मुझे दे दो फर्नीचर, मुझे दे दो फर्नीचर। कितने वाला फर्नीचर सर, फर्नीचर दे दो 25,000 रुपए वाला, ठीक है जी। उसकी वाइफ का लोन है, एक्स वाइफ लोन है, कितने का वाइफ का लोन है, 15,000 रुपए का मान लो। वो कह रहा है मैं मेरी वाइफ के लोन की पेमेंट कर दूंगा भाई, ये फर्नीचर हमारे घर में पहुंचा दो, और हमारा लोन क्या अगर मान के चलो खत्म हो गया। तो आप मुझे बताओ क्या एंट्री बनेगी, कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्यों कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि इस 25,000 के फर्नीचर की वैल्यू वो कितनी लगा के बैठा है, इसका मतलब 15,000, और हम भी उसको बोल रहे हैं चल ठीक ही है भाई कोई बात नहीं, हम भी अग्रीड ही है इस बात से ना। तो फुल सेटलमेंट में वो 15,000 का जो लोन की पेमेंट है फुल सेटलमेंट में वो लेकर के जा रहा है मेरा फर्नीचर। तो इसका मतलब मेरे फर्नीचर की वैल्यू कितनी लगी है भाई, 15,000 मेरे फर्नीचर की वैल्यू लगी है। अब अगर मैं इसकी एंट्री बनाने की कोशिश करूं तो आप मुझे बताओ, एंट्री फर्नीचर के बेचने की मेरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, बोलो बोलो बोलो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। और उसके वाइफ के लोन की पेमेंट अगर फर्म कर रही है बेटा जी, तो एंट्री क्या बनेगी बोलो, रियलाइजेशन टू बैंक। तो एक बैंक टू रियलाइजेशन वो भी सर 15,000 रुपए की, और एक रियलाइजेशन टू बैंक वो भी सर कितने की, 15 की। क्यों मैं दो एंट्री बनाऊंगा, तो मुझे यहां पर एंट्री बना करके दिखाने की जरूरत नहीं है। बोलो जी डन, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा फुल सेटलमेंट वाला, ओके। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट। जैसे कि मैंने कुछ पैसा देना था क्रेडिटर को, मैंने पैसा देना था बीपी को, मैंने पैसा देना था कोई बैंक का लोन की पेमेंट करना था, और मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूं पेमेंट। तो आप मुझे बताओ उस लाइबिलिटीज के अकाउंट्स को तो मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूं। कहां पे ले जाके क्लोज करता हूं, कर चुका हूं ऑलरेडी लाइबिलिटीज को, रियलाइजेशन में ले जाके क्लोज कर चुका हूं ना, बोलो यस और नो। रियलाइजेशन में ले जाके क्लोज कर चुका हूं, रियलाइजेशन में ले जाकर के अगर क्लोज कर चुका हूं तो अब मैं अगर उस लाइबिलिटीज को पे ऑफ करूंगा तो मुझे बताइए एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। डन हो गया। और ये तो हो गई एक बात। फॉर लाइबिलिटी पेड बाय एनी पार्टनर, एक्स की वाइफ का लोन था, एक्स बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, फर्म मत पे करे, मैं मेरी वाइफ के लोन की पेमेंट खुद ही कर देता हूं। समझ रहे हो, आप बताओ क्या एंट्री बनेगी। फर्म का तो खर्चा है ही है, लेकिन अब फर्म रियलाइजेशन टू बैंक बनाएगी क्या, नहीं सर। बताओ क्यों नहीं, क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी को फर्म पे ही नहीं कर रही, फर्म की लाइबिलिटी को कौन पे कर रहा है, पार्टनर। तो आप एंट्री क्या बनाओगे बोलो, रियलाइजेशन टू एक्स इज अ कैपिटल अकाउंट। आप एक्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिखोगे टू एक्स इज अ कैपिटल अकाउंट। बोलो जी डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी है वाली बात नहीं, ओके। फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बताओ बेटा अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो रही है और उसकी हमने पेमेंट करनी है कैश में, तो आप बता दो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक। जैसे रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे होती है रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक वैसे ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बताओ जी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे भी, ठीक है। अब बात आती है 5वें स्टेप पे कि अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं, किस चीज की पेमेंट कर रहा हूं बेटा, मैं पेमेंट कर रहा हूं फॉर द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब नॉर्मली ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खर्चा किसका होता है, नॉर्मली क्या ये होता ही किसका खर्चा बेटा, फर्म का। अनटिल अनलेस क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन ना हो तो बेटा ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, फर्म का।
यहां तक समझ रहे हो आप बात? तो मेरा पॉइंट समझो, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड फॉर कैश, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को नगद पे किया जा रहा है तो बताइए प्लीज, एंट्री फर्म का खर्चा है, फर्म पे कर रही है, क्या एंट्री बनेगी बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे हिसाब से वो क्लियर हो गया होगा। डन है। पॉइंट 2 पढ़ा होगा आपने 12th में, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बिलोंग टू द फर्म, खर्चा किसका बेटे? पे कौन कर रहा है? फर्म का 2000 रुपए का रियलाइजेशन का खर्चा था। मिस्टर एक्स इज सेइंग कोई बात नहीं यार, मेरे पास पैसे पड़े हैं, फर्म ना पे करे, मैं पे कर देता हूं। तो क्या फ्री में पे कर रहा है? नहीं, फर्म का खर्चा है तो हम डेबिट किसको करेंगे? अभी भी रियलाइजेशन को। देखो, अगर फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन से ही चार्ज होगा, लेकिन फर्म की जेब से क्या पैसा जा रहा है? नहीं सर। पैसा किसकी जेब से जा रहा है? एक्स की जेब से। और एक्स, फर्म की एक एसेट खत्म नहीं हो रही, बैंक, तो फर्म की एक लायबिलिटी इंक्रीज होगी। बताओ क्या? उसका कैपिटल में पैसा बढ़ाना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी बच्चों? बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो ठीक है। एक मैंने यहां पर पॉइंट दिया है कि अगर उस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कंफर्म पार्टनर ने अपना ड्यूटी बना लिया था कि ये खर्चा फर्म नहीं करेगी, कौन करेगा? पार्टनर करेगा। ठीक है जी। तो बेटा, और पार्टनर फर्म को कंपनसेट कर रही है उसके लिए, मतलब फर्म जो है वो पार्टनर को कंपनसेट कर रही है। फर्म कह रही है भाई तू 5000 रुपए ले हमसे, और अब जितने खर्चे होंगे रियलाइजेशन के वो किसको बिलोंग करेंगे? पार्टनर को। और पार्टनर ने 7000 रुपए का रियलाइजेशन का खर्चा किया। मुझे बताओ वो 7000 रुपए बुक्स में रिकॉर्ड होगा? नहीं। फर्म ने उसको रियलाइजेशन करने के लिए कितने पैसे दे दिए ऑलरेडी? 5000। तो फर्म अपनी बुक्स में एंट्री कितने की बनाएगी? 5 की। बताओ एंट्री बताओ। रियलाइजेशन टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, फर्म ने कर दिया, डन। अब अगर एक्स की जेब से 7000 रुपए की पेमेंट होगी रियलाइजेशन की, तो होगी भाई, उसका फर्म ने कोई लेना देना नहीं है। पर एक बात बता दूं, शर्तिया क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए बोलो? कि अब इन पैसों को लेने के बाद में रियलाइजेशन का खर्चा किसको बिलोंग करेगा? पार्टनर को। और आपने एक पॉइंट और पढ़ा होगा कि फर्म ने तो एक्स को पेमेंट कर दी 5000 रुपए, अब एक खर्चा हो गया रियलाइजेशन का, कितना? 7000 रुपए का, जो किसने पे किया है? एक्स ने। पर उस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि अब रियलाइजेशन के सारे खर्चे किसको बिलोंग करते हैं? एक्स को। तो बेटा वो खर्चे भी किसको बिलोंग करते हैं? फर्म को। जब तक कि ये क्लियरिटी के साथ नहीं है कि इन पैसों को 5000 रुपए को लेने के बाद में सारे खर्चे किसको बिलोंग करते हैं? पार्टनर को, तब तक मैं क्या मान के चलूंगा? वो सारे खर्चे अभी भी किसको बिलोंग करते हैं? फर्म को। इज दैट ओके और नॉट? हाँ जी, क्लियर है। तो एंट्री बच्चों आपको दिख रही है कि एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तभी इग्नोर्ड होंगे जबकि खर्चा पार्टनर को बिलोंग करता ही था। बोलो डन? ओके। नेक्स्ट, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बिलोंग टू पार्टनर पेड बाय द फर्म। ये बताओ बच्चों आप मुझे, पार्टनर के खर्चे थे, बिलोंग टू द पार्टनर, पे किसने कर दिया? फर्म ने। रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन नहीं, पार्टनर का खर्चा था, किसने पे कर दिया? फर्म ने। तो रियलाइजेशन डेबिट करूंगा क्या? नहीं। रियलाइजेशन तो बेटा तभी डेबिट होगा जब खर्चा किसका होगा? बोलो। फर्म का। ये खर्चा किसका था? पे किसने कर दिया? तो फर्म का तो बैंक अकाउंट में से पैसा कटेगा बस, टू बैंक। लेकिन फर्म रियलाइजेशन को डेबिट करने की बजाय डेबिट किसको करेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सो ऑल द होल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। आप ध्यान ये देंगे इस बात की तरफ, अगर फर्म की जेब से जा रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा, अगर फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, अगर फर्म का खर्चा नहीं है पर फर्म पे कर रही है तो भाई खर्चा किसका था फिर? पार्टनर का। उसको डेबिट करो फिर जिस पार्टनर का खर्चा था। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बिलोंग्ड टू पार्टनर, बिलोंग किसको करता है? पार्टनर को। एंड ऑल्सो पेड बाय हिम। क्लियर कट क्वेश्चन में मेंशन है भाई तू 5000 ले, दिए तेरे को 5000, फर्म ने दिए। अब ये खर्चा किसका है रियलाइजेशन का? तेरा, पार्टनर का। अब पार्टनर 8000 रुपए का रियलाइजेशन खर्चा करके आए, 2000 का रियलाइजेशन खर्चा करके आए, 1000 का रियलाइजेशन का खर्चा करके आए, या 50000 का रियलाइजेशन खर्चा, उससे फर्म का कोई लेना देना नहीं है। फर्म उसकी कोई एंट्री बनाने वाली नहीं है। फर्म ने जो पार्टनर को 5 देने थे उसकी एंट्री फर्म ने बना देनी है। क्या एंट्री बनाएगी बेटा? जो फर्म ने पार्टनर को 5 दिए उसकी एंट्री बोलो। रियलाइजेशन टू पार्टनर मतलब क्या? एक्सेस कैपिटल अकाउंट बना दिया।
दिया। अब x करके आ रहा है 8, करा भाई, तेरा खर्चा था, तूने किया, फर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो वो खर्चा फर्म का था इसलिए रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, ना फर्म ने पे किया इसीलिए बैंक भी क्रेडिट नहीं होगा, यानी फर्म इस क्वेश्चन के अंदर फिर इन्वॉल्व नहीं होगी, उस पेमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। बताओ जी, क्लियर हो गया बच्चों ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, अब जब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाता है बेटे, तो आप बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज होने में या तो निकलेगा क्या, प्रॉफिट, या फिर क्या निकलेगा बेटे, लॉस। अगर वो प्रॉफिट है तो भी किसका है, अगर वो लॉस है तब भी किसका है, बोलो जी, समझ रहे हो? तो बेटा मैं एक बार के लिए मान के चलता हूं प्रॉफिट है, तो रियलाइजेशन का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बच्चों कौन सी रेशो में बांट दो, बोलो, ओल्ड रेशो में, बहुत बढ़िया। और मैं ये मानता हूं रियलाइजेशन में निकला लॉस, ठीक है जी, तो वो भी ओल्ड पार्टनर, वो भी पार्टनर्स का ही होगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। व्हाट रेशो? सर ओल्ड ही होगा, इसमें न्यू रेशो का क्या मतलब, कोई पार्टनर तो आ नहीं था, देखो, तो न्यू का मतलब नहीं, सैक्रिफाइस गेनिंग का कोई मतलब नहीं। क्लियर है सबको? हाँ जी, डन है, क्लियर है, ठीक है। चलो, तो लोन के बारे में क्या बातचीत पढ़ी है बेटा आपने 12th क्लास के अंदर, कि लोन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो हमने पढ़ा था बेटा उसका लोन अकाउंट तो अलग ही बनता है फिर, और उस लोन अकाउंट में कुछ और होता नहीं है, सिर्फ उस पार्टनर को हमने पे करके दिखाना होता है, ठीक है ना। अब मान लो एक्स इज लोन है, एक्स इज लोन अकाउंट, एक्स इज लोन, बैलेंस शीट में कहां होगा बच्चों, फॉर एसेट या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, ठीक है जी। एक है मिसिज एक्स लोन, क्या डिफरेंस है दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में? जो मिसिज एक्स लोन है वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा जी, एक लाइबिलिटी, और उसकी तो नॉर्मल पेमेंट होगी। लेकिन जो एक्स लोन है वो है पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स लोन के लिए क्या बनेगा बच्चों, पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा सर। और वो जो पार्टनर का लोन अकाउंट है बेटा जी, उसमें स्पेशली हम क्या करेंगे, उसको लोन में शिफ्ट करके और फिर उसकी करेंगे हम पेमेंट। बताओ जी, इतनी पॉइंट बताओ, क्लियर है ये यहां तक? ओके, बढ़िया है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की नॉर्मल पेमेंट हो जाती है बच्चों, जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, तो जब क्लोजर देंगे तो हम उसकी पैसे दे देंगे पार्टनर्स को, तो 2x पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में 2x वाई जेड, मतलब जितनी भी एक्स वाई जेड की पेमेंट बनती होगी, जिसकी डबल एंट्री, दूसरी एंट्री कहां होगी, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम तीनों पार्टनर्स को पेमेंट करके दिखाएंगे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाईज कैपिटल अकाउंट एंड बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये हो गया, ये अगर पार्टनर्स को फर्म पेमेंट कर रही है तो एंट्री बन गई पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। और अगर किसी पार्टनर की डेफिशिएंसी निकल के आ रही है, मतलब क्या, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस निकल के आ रहा है, डेबिट नॉट अ क्रेडिट, तो वो पैसे लेके आएगा। ऐसा हम 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। आज हम इसको बदलेंगे, क्योंकि आज हमने टॉपिक क्या पढ़ना बच्चों, इंसॉल्वेंसी, है ना। अब जो आपका फाउंडेशन का जो मामला है वो आसान नहीं रह गया, वो अलग है पैटर्न, लेकिन 12th तक हम ये पढ़ के आए भाई, अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, ये सुनो, अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म उसको पे कर देगी, और अगर किसी पार्टनर का कौन सा बैलेंस है बच्चों, डेबिट बैलेंस है, वो घर से पैसे ले आएगा। क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक, और अगर डेबिट बैलेंस है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ बच्चों, यहां तक बताओ, आपको क्लियर एकदम से? 12th क्लास का डिसोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया? यहां तक का एक ओवरव्यू मैंने दिया सिर्फ आपको 12th का, ठीक है जी। इसके अलावा अभी हमने कुछ करा नहीं है, सिर्फ 12th का